दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एज। तो आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल बुक है उसका एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री देखेंगे। जो बिहार स्पेशल है उतना ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध बौद्ध और जैन धर्म और मौर्य और गुप्त वंश। ये 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास का स्रोत क्या है। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोत उपयोगी है। कौन कौन? एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाता है? पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है जो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर मुंगेर है, चिरांद है, चिरांद कहाँ है? तो सारण में है। चेचर कहाँ है? वैशाली में है। मनेर कहाँ है? पटना में है। और सोनपुर कहाँ है? तो सारण में है। यहाँ से ताम्र प्रशस्त्र वस्तु और मृदभांड प्राप्त हुआ है। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर और सोनपुर। सोनपुर कहाँ है? सारण में है। चेचर कहाँ है? चेचर वाला पूछता है किस जगह पे है, तो वैशाली में। मनेर कहाँ है? पटना में है। चिरांद कहाँ है? सारण में। मौर्यकालीन अभिलेख में कौन कौन आ जाता है? लौरिया नंदगढ़ और लौरिया अरेराज और रमपुरवा आ जाता है। ये तीनों आ जाता है। आदि स्थानों से ये सब मध्यकालीन अभिलेख प्राप्त। पूर्व ऐतिहासिक युग के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो हो गए मतलब मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर से। और ये मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जैसे तो लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा आदि से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफा राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। यहाँ सबसे क्या प्राप्त हुआ? स्मारक प्राप्त हुआ। क्या? बराबर की गुफा से, राजगीर से, नालंदा से, पाटलिपुत्र से, विक्रमशिला से। तो इस सबसे हमको ये मतलब जानकारी मिलता है बिहार के प्राचीनतम इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और खुदाई से प्राप्त हुआ क्या क्या? तो सिक्के मिले हैं, मानके मिले हैं, मूर्तियाँ मिले हैं आदि। ये सब प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में हम लोग को बिहार की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखिए रामायण में, महाभारत के और पुराणों में और बौद्ध रचना में कौन कौन आ जाता है? अंगुत्तर निकाय आ जाता है, दीर्घ निकाय आ जाता है, विनय पिटक आ जाता है। और जैन रचना में कौन कौन आ जाता है? तो भगवती सूत्र। इस समय ये सब मतलब साहित्यिक स्रोत है जहाँ से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त यात्रियों का विवरण भी मिला है, जिसमें मेगास्थनीज की पुस्तक है, इंडिका, फाहियान है, मतलब मेगास्थनीज है, फाहियान है, इत्सिंग है, हेनसोंग है। ये सब यात्रा करने आए थे, तो वो अपनी यात्रा वृत्तांत में बिहार का जिक्र किया था। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीनतम बिहार के इतिहास का विस्तृत जानकारी मिलता है। तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, उससे भी बिहार के बारे में मतलब बिहार के प्राचीनतम इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, वो विस्तार से। अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल। देखिए प्राग प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन भाग? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब देखते पूरा पाषाण काल में क्या हो। इस काल में मानव जो है आखेटक और खाद्य संग्रह था। ठीक है। और दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुदरे पत्थर के क्या क्या मिले हैं? कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी मिला है। इस काल में पूरा पाषाण काल में। तो यह अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल में। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रह और पशुपालक भी हो गए। पहले आखेटक और खाद्य संग्रह था पूरा पाषाण काल में, लेकिन यहाँ पे आखेटक और खाद्य संग्रह और फिर पशु का भी पालन करने लगा। मानव द्वारा पहला पशुपालन मतलब पालतू पशु किसको बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। मध्य पाषाण काल में बनाया गया था। और दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल में जो औजार मिलने लगा था वो तेज धार के मिलने वाले थे। और इसका अवशेष जो है मध्य पाषाण काल का 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है। अब नव पाषाण काल का देखो। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। ठीक है। और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था और खाद्य पदार्थ को उपजाने लगा। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुआ, जिसमें चिरांद, चेचर, मनेर, सनुआर ये सब जो है नव पाषाण कालीन स्थल है।
यहाँ से पत्थर और हड्डी के औजार प्राप्त हुए। तो चिरांद कहाँ है? तो सारण में है। चेचर कहाँ है? वैशाली में है। मनेर कहाँ है? पटना में है। सनुआर कहाँ है? तो रोहतास में। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई में गुफा चित्र भी प्राप्त हुआ है। किस काल में? तो नवपाषाण काल में। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए। और यह अवशेष लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो 2500 ईसा पूर्व के हैं। अब हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराडीहा, चेचर, मनेर, सनुवर आदि ये सब ताम्र पाषाण काल के अवशेष। यहाँ से मतलब ताम्र पाषाण काल के अवशेष भी मिले हैं। नव पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं और ताम्र पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। कहाँ से? चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनुआर, यहाँ सब। इस काल में क्या होता था? ताम्र पाषाण काल में क्या होता? पत्थर के औजार के अतिरिक्त तांबा उपयोग के प्रमाण भी मिलने लगा, मतलब तांबा का चीज, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल भी बोला जाता है। यह अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हो गए। हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में क्या होता है? आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। ठीक है। वैदिक सभ्यता को दो वर्गों में विभाजित किया गया। पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है, और एक है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ था। जो पूर्व वैदिक काल था उसका विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ। हम देखते उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार तो गंडक नदी के तट पर बिहार क्षेत्र में हुआ था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना जिसका में हुआ था उसमें मिलता है। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इनमें बिहार की चर्चा विधेय के रूप में किया गया। शतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा जो है विधेय के रूप में किया गया, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को, ऋग्वेद में क्या कहा गया? बिहार को कीटक, कीकट एवं वत्स शब्द का प्रयोग किया गया बिहार के लिए। कीकट और वत्स शब्द का प्रयोग बिहार के लिए किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। कीकट को क्या बोलते हैं? अपवृत प्रदेश भी कहा गया है। अपवित्र, अच्छा, कीटक को अपवित्र मतलब प्रदेश भी कहा गया। किसमें? तो ये बड़ा पुराण में कहा गया है। महाजनपद काल। महाजन काल देखते हैं, चलिए। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में जब वृद्धि हुआ तो वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिसमें कबीलों का विस्तार जन के रूप में हुआ और उसके बाद जनपद के रूप में, तथा अंत में महाजनपद बन गया। मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा? कबीला आ जाएगा, फिर कबीला का विस्तार हुआ तो जन बना, जन के बाद जनपद और जनपद के बाद महाजनपद। तो पूछता भी है सबसे छोटा केंद्र कौन होगा? महाजन काल में तो कबीला हो गया, सबसे बड़ा महाजनपद हो गया। ठीक है। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत में ओनली एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उथल का केंद्र बना, उत्थान का केंद्र बिंदु बना। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय था और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का जानकारी मिलता है। ठीक है। तो अब देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछता है, ये 16 महाजनपद दिया हुआ है देखिए, और इसकी राजधानी पूछता है, तो क्षेत्र भी पूछता है। तो देखिए राजधानी है, देखो महाजनपद, मगध महाजनपद। महाजनपद की राजधानी क्या है? तो गिरिब्रिज या राजगीर हो जाता है। और इसका क्षेत्र क्या हो जाता है? तो पटना, गया और नालंदा, ये सब हो जाता है। अंग 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 कहाँ है? तो ये भी मतलब चंपा, अंग की राजधानी का चंपा में है। ठीक है। और वज्जी संघ की राजधानी कहाँ है? वैशाली। तो ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये तीनों जो है बिहार में है। ठीक है, बिहार में है, इसलिए हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों तो याद रखना ही है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगीर, अंग की राजधानी चंपा और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली हो गया। और क्षेत्र भी याद रखना है, मगध का क्षेत्र पटना, गया, नालंदा हो गया, और अंग का भागलपुर, मुंगेर। ये पूछता है जो अंग का क्षेत्र क्या है? तो भागलपुर और मुंगेर है। और वज्जी संघ का क्या हो जाएगा? तो वैशाली और मुजफ्फरपुर, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है इसलिए। और एक जो था जो उत्तर बिहार में था वो भी दिया होगा, तो उसको भी देख लेते आगे। अब देखिए, अब बाकी का राजधानी देख लीजिए। तो काशी की राजधानी कहाँ है? तो ये वाराणसी है, याद रहेगा। काशी ऐसे वाराणसी याद रहेगा।
ठीक है। कौशल, कौशल का राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती है। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। इसको 2-3 बार रिपीट करिएगा ना, ऐसे याद हो जाएगा। फिर आ गया मल, मल का राजधानी कहाँ है? कुशीनगर है। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी है। कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ है कुरु की राजधानी। और पंचाल की राजधानी अहिछत्र है। सुरसेन की राजधानी मथुरा है। और चेदी की राजधानी सतीमती है, सुक्तिमती है। ठीक है। और अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती है। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। आज देखिए अगला, अस्मक, अस्मक का राजधानी कहाँ है? पोटन या पोटली बोलते हैं। और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर बोलते हैं। और गंधार का राजधानी तक्षशिला होता है। ठीक है। और गंधार किधर है ये भी देखिए, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में है। कंबोज कहाँ है? तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में। ठीक है। और अस्मक कहाँ है? तो अस्मक की राजधानी पोटन और पोटली है। एक बार फिर से, कंबोज की राजधानी हाटक और राजपुर है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। सुरसेन का मथुरा है। पंचाल का अहिछत्र है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। वत्स का कौशाम्बी है। मल का कुशीनगर है। कौशल का श्रावस्ती है। और काशी का वाराणसी है। ठीक है। अगला देखिए, 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में हुआ, जो कि दिया है, जो हम लोग पढ़े। तो 3 महाजनपद कौन हो गया? वज्जी संघ, मगध और अंग। तो वज्जी संघ कहाँ कहाँ क्षेत्र क्या है? तो वही पढ़े थे, वैशाली और मुजफ्फरपुर, हम बोले थे ना। अब वज्जी संघ की राजधानी क्या है बता दीजिए। तो वज्जी संघ की राजधानी अभी पढ़े थे कहाँ? देखिए, तो वैशाली है। ठीक है, वैशाली है। और अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी राजगीर है। तो देखिए, अंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है। ठीक है। और मगध की राजधानी राजगीर या मतलब अथी राजगीर है। ठीक है। देखिए, और इसका क्षेत्र पटना गया नालंदा है। और अंग की राजधानी मतलब चंपा है। और इसका क्षेत्र क्या है? भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र। देखिए, इसमें देखिए सबसे छोटा हो जाता है कबीला, कबीला से बड़ा हो जाता है जन, जन के बाद जनपद, और सबसे बड़ा महाजनपद। यही पूछता है, सीरीज में भी इसको सजाने के लिए पूछ सकता है। अब देखिए, बज्जी संघ महाजनपद, इसके बारे में जानते हैं क्योंकि बिहार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ है। बज्जी संघ क्या है? ये 8 राज्यों का संघ है। ठीक है। बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्षुवाकी, ये 8 संघ का एक भाग है बज्जी संघ। ठीक है। इसमें 8 जनपद थे। और बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध तो लिच्छवी जनपद था, पूछता है। ठीक है। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, ये भी पूछता है। अब वैशाली नगर की स्थापना कौन किया था? तो राजा विशाल किया था। कौन किया था? पूछेगा वैशाली नगर की स्थापना कौन किया था? तो बोल दीजिएगा राजा विशाल किया था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? तो बोल दीजिएगा वैशाली है। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विधेय तथा कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। मेन जनपद तो लिच्छवी था। उसके बाद के अतिरिक्त इसमें फेमस जो था मिथिला के विधेय था, कुंडल ग्राम के जात्रिक था, बज्जी संघ, ये सब प्रमुख था। इसका प्रमुख जनपद था क्योंकि 8 जनपद था इसमें। अब देखिए, बज्जी संघ लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी है। बज्जी संघ को क्या कहा जाता है? विश्व का प्रथम गणतंत्र बोला जाता था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे मगध महाजनपद। देखिए, मगध जो है राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। ठीक है। और मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज और राजगीर था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कौन कौन पहाड़ी? तो रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल, विपलाचल, इसे घिरा हुआ नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। ठीक है। ठीक है। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र तक था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। पूछेगा जो मगध और अंग महाजनपद का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। देखिए यहाँ मैप में देखिए, ये पूरा जो है बज्जी संघ लिच्छवी महाजनपद है। ये देखिए, ये मगध महाजनपद है, ये अंग महाजनपद है। ठीक है। बिहार में ये तीनों महाजनपद है। अब हम लोग देखेंगे अंग महाजनपद। ठीक है। क्या देखेंगे? मतलब अंग महा, देखिए अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो ये भी पहले क्वेश्चन पूछता था, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा, अंग का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्ता। इसी को हराकर बिंबिसार जो है, बिंबिसार वो मगध मतलब
अंग को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार जो है बृहदत्त को मारा, खूब मार, और उसको मगध में मिला लिया था अंग को। तो पूछता है ये भी क्वेश्चन, तो अंग को मतलब मगध साम्राज्य में कौन मिलाया था? तो बिंबिसार। किसको हराकर? तो बृहदत्त को हराकर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, देखिए मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश। यही मगध अब उत्कर्ष हो गया क्योंकि बिंबिसार जीत गया। देखिए मगध की स्थापना बृहदत्त ने, मगध मगध की स्थापना बृहदत्त ने किया था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, मगध की स्थापना बृहदत्त ने किया था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था और उसका वध किया था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? जो तुम महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे मगध के उत्कर्ष के कारण, क्या क्या कारण थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। ठीक है, इसीलिए, और मगध जो है नदियों से घिरा प्रदेश था जहाँ उर्वर जलोढ़ मिट्टी उपलब्ध थी, जिससे कृषि जो है अच्छा होता था। तो जो कृषि के दृष्टिकोण से अनुकूल था, अच्छा कृषि होता था। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई और यातायात की सुविधा भी बहुत अच्छा था। पहले तो पानी से ही यात्रा होता था, तो सिंचाई और यातायात की भी सुविधा अच्छा हो गया था। ठीक है, और देखिए मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र जो है खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी और ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। मगध के अंतर्गत जो छोटा नागपुर क्षेत्र था वो खनिजों से भरा हुआ था। जो छोटा नागपुर था खनिजों से भरा हुआ था, और वनों की लकड़ी और ताकतवर वहां पे हाथी से परिपूर्ण था। इसीलिए मगध बहुत शक्तिशाली था उस टाइम का। अब देखिए बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंज था। कौन था? रिपुंज था। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश जो 1544 से 1412 ईस्वी तक रहा था, और बिंबिसार बिंबिसार कब तक रहा था? तो ये रहा था 1544 से 492 ईस्वी तक। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। किस वंश की? हर्यक वंश की 544 ईसा पूर्व में किया था, और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसीलिए बोले थे वहां पे। ठीक है, बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्चय दिया था, मतलब विवाह करके को अपना समाज विस्तार कर रहा था। और उनकी पहली पत्नी कौन थी? पहली पत्नी तो कौशल देवी थी। क्या थी कौशल देवी? तो कौशल की राजकुमारी थी। और इस विवाह में उसे दहेज के उपहार के रूप में जो काशी क्षेत्र है वो प्राप्त होता है। यही पूछेगा बिंबिसार को काशी क्षेत्र कैसे प्राप्त हुआ था? वो उसको दहेज रूप में मिला। कब मिला? जब कौशल देवी से वो विवाह किए। ठीक है, अगला है उसकी दूसरी पत्नी कौन था? चेल्हना या चेल्लना थी। ठीक है, और चेल्हना के वो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। देखो कितना खतरनाक वाला राजतंत्र से ब्याह किया था ताकि वो अपना मजबूत कर सके। तीसरी पत्नी कौन थी? क्षेमा थी। तो क्षेमा क्या थी? तो पंजाब के मध्य की राजकुमारी थी। क्या थी? मद्र, पंजाब की मद्र की राजकुमारी थी क्षेमा। ठीक है, बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्र प्रगोद के साथ मैत्री संबंध बनाया, और बिंबिसार ने चंद्र प्रगोद के उपचार के लिए, चंद्र प्रगोद बीमार हो गया था जिसके उपचार के लिए बिंबिसार ने, उसका बिंबिसार का राज वैद्य था कौन था? तो जीवक था, उसको भेजा था। किसको? चंद्र प्रगोद के उपचार के लिए, जिससे उसका संबंध अच्छा बने। आगे बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजात शत्रु कर दिया। बिंबिसार की हत्या कौन कर दिया? तो उसका खुद का पुत्र अजात शत्रु उसका काम तमाम कर दिया। कब कर दिया? तो 492 ईस्वी में। अगला है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व आया था। तो अजात शत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, पूछेगा अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश से संबंधित थे, और उसका वास्तविक नाम क्या है? तो कुनिक है। क्या है? कुनिक था। और बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। जब बिंबिसार मर गया, जब अजातशत्रु का शासन आया, बिंबिसार और कौशल देवी दोनों का मृत्यु हो गया, उसके बाद कौशल के जो राजा प्रसेनजीत था वो काशी को वापस ले लिया, क्योंकि बिंबिसार मिलाया था अपने, उसको मिल गया था बिंबिसार को अति काशी। किस चीज में? तो अति में मिला था, दहेज में मिला था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दहेज में काशी का क्षेत्र मिल गया था, फिर वो काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजात शत्रु से हो गया। तो जब भाई कोई क्षेत्र ले लेगा तो अजात शत्रु से इसका संघर्ष हो गया, किसका? प्रसेनजीत का। अंततः अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है,
बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया। अजातशत्रु की उसकी प्रसेनजीत की पुत्री थी वजीरा, उससे विवाह हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्ल को पराजित किया था। अजातशत्रु पूछेगा वज्जी संघ और मल्ल को पराजित कौन किया था, तो अजातशत्रु किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु प्रारंभ में जो है जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले जैन धर्म पूछता है, ऐसे भी पूछता है ऐसा कौन सा राजा था जो पहले जैन धर्म को मानता था और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो वो अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीता का आयोजन किया। तो वो कहता है ना, वो पढ़े थे ना, प्रथम बौद्ध संगीता का आयोजन कौन करवाया था, तो अजातशत्रु करवाया था। कब करवाया था, तो 483 ईस्वी में। कहाँ करवाया था, राजगीर के समीप है सप्तपर्णी गुफा, उसमें करवाया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु के बाद आया उदयन। उदयन का कार्यकाल कब से कब तक था, 460 से 444 ईसा पूर्व। देखिए सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। अजातशत्रु बिंबिसार को मारा था, अजातशत्रु को कौन मार दिया, उसका पुत्र उदयन मार दिया। उदयन या उदयीन अपने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित किया। तो ये फेमस क्वेश्चन है, भी है, ठीक है। कहता है राजगीर से पाटलिपुत्र अपना मतलब राजधानी को कौन लाया था, तो उदयीन हो जाता है, ठीक है। और गंगा और सोन एवं गंडक के संगम के तट पर स्थानांतरित किया था, यही पाटलिपुत्र को। उदयन के 3 पुत्र थे, कौन थे, अनुरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक, ठीक है। और हर्यक वंश को मतलब पितृहंता वंश कहा जाए, क्यों, क्योंकि अपने अपने पप्पा को सब आदमी मार रहा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की जो शुरुआत हुआ है 412 से 344 ईसा पूर्व तक वो चला है, ठीक है। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश के जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग किसको मारा था, बताइए, तो नागदशक जो अंतिम शासक थे, किसके, कौन वंश के, हर्यक वंश के, उसको मार के शिशुनाग अपना वंश स्थापित किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग पूछेगा तो निम्न में से शिशुनाग ने किसको राजधानी बनाया था, तो क्या बोलिएगा, वैशाली बोलिएगा, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिलाया था। पूछेगा अवंती को मगध में कौन मिलाया था, तो शिशुनाग मिलाया था। किसको पराजित करके, तो अवंती के राजा अवंती वर्धन को। अगला है, इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौसंबी को भी मगध में मिलाया था। पूछेगा वत्स और कौसंबी को कौन मगध में मिलाया था, तो हो जाएगा शिशुनाग वंश। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछते हैं हम, जो एक सेकंड पूछ रहे हैं, पीछे था, जो वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया था, कौन किया था, कौन राजा, ये हर्यक वंश के, कोई बता सकते तो बताइए। अजातशत्रु किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध के शासन पर बैठा, ठीक है। शिशुनाग मर गया तो उसकी जगह पर कौन आया, कालाशोक आया। और पुराणों में उसे काकवर्ण कहा जाता है। तो काकवर्ण किसको कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो किसको कहा जाता है, कालाशोक को कहा जाता है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी क्या थी, मतलब पुनः पाटलिपुत्र आ गया था, बीच में मगध की राजधानी चेंज हो गया था, क्योंकि शिशुनाग जो है वैशाली राजधानी लेके चल गया था। उससे पहले उदयीन पाटलिपुत्र लाया था राजधानी, फिर जब शिशुनाग आया तो राजधानी को फिर से शिफ्ट करके वैशाली ले गया। जब फिर कालाशोक आया तो पाटलिपुत्र फिर से हो गया राजधानी, तब से शायद कालाशोक आया, उसके बाद पाटलिपुत्र ही राजधानी रहा। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीता का आयोजन करवाया था। बताइए द्वितीय बौद्ध संगीता कब हुआ था, तो 383 में, और किसके कार्यकाल में, तो कालाशोक के काल में। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया था। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो नंदीवर्धन थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नंदीवर्धन। अब हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश। नंद वंश पढ़ेंगे। नंद वंश का कार्यकाल कब से कब तक है, 344 से 321 ईस्वी तक। महापद्मानंद ने 344 ईस्वी में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया। तो शिशुनाग वंश को समाप्त किया तो महापद्मानंद किसको मारा होगा, तो नंदीवर्धन को मारा होगा, ठीक है। महापद्मानंद ने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था। पूछेगा एकराट और एक छत्र की उपाधि कौन धारण किया था, तो महापद्मानंद। पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, जो किस ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया, तो पाली ग्रंथों में कहा गया है। पुराणों में उसे क्या कहा गया है, महापद्मानंद को, तो परशुराम
का दूसरा अवतार बोला गया है। महापद्मानंद ने पंचाल, इक्ष्वाकि, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मगध साम्राज्य का विस्तार किया था अपने समाज में मिला के। अब तक 321 ईस्वी ईसा पूर्व तक के काल को मगध का सर्वाधिक विस्तृत महाजनपद महापद्मानंद के समय में हुआ था। मतलब सबसे ज्यादा विस्तार किसके काल में मगध का हुआ था, तो यही महापद्मानंद के काल में हुआ था। आगे है व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन थे। नेक्स्ट है इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था तो बताइए, सिकंदर भारत पर आक्रमण तो 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था, इतना खौफ था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दिया था। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुआ। फिर मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश का कार्यकाल 321 से 184 ईसा पूर्व तक था, जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे 321 से 298 ईस्वी पूर्व तक। जस्टिन और स्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था। तो पूछता है ये क्वेश्चन, जो किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था, तो जस्टिन और स्ट्रोबो कहा था। नेक्स्ट है, अब जिसकी पुष्टि आ रही है, सेंडोकोटस कहा था जस्टिन और स्ट्रोबो, उसकी पुष्टि कौन किया था, तो विलियम जोन्स किया था। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस कहा था, एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य, कौटिल्य जी थे और उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। युद्ध के पश्चात संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार और मकराना और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिया। नेक्स्ट है, युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, जो सेल्यूकस की पुत्री थी, उससे हुआ था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। पूछेगा मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन भेजा था, तो ये सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो इंडिका की रचना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार किसमें मिलता है, तो ये इंडिका में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का अंतिम वर्ष मगध के 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। इसके टाइम में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो है वहां पे चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को। और 298 ईस्वी में उसने जैन उपवास मतलब पद्धति जो सलेखना विधि होता भूख प्यास से अपना प्राण त्याग दिया था। नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व। अब हम लोग देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार जिसका कार्यकाल 298 से 272 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, उसे अमितघात, सिंहसेन आदि के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात, सिंहसेन आदि के नाम से किसको जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी किसको बोला जाता है, बिंदुसार को बोला जाता है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकर्स नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी, फिलडेल्फस और डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। कौन भेजा था, मतलब अच्छा ये टॉलमी फिलाडेल्फर ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। पूछेगा अशोक को बिंदुसार कहाँ भेजा था, कहाँ का युद्ध मतलब विद्रोह को दबाने के लिए, तो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। बिंदुसार किसके अनुयायी था, तो आजीवन संप्रदाय के अनुयायी था। तो अब बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, माखली पुत्र गोसाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक आ जाइए, जिसका मतलब
कब से कब तक है? 269 से 232 ईसा पूर्व तक है। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पे बैठा। इसके पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है। पुराणों में मास्की और गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेखों में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। मतलब अशोक नाम का उल्लेख किस किस अभिलेख में मिलता है? मास्की गुजरा तो पता ही था, साथ में नेतुर और उद्गोलम में भी अशोक का नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। सिंगल अनुश्रुति जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। हालांकि उन स्रोतों से इनका कोई पुष्टि नहीं होता है। अशोकों ने अपने शासन में 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके पूर्व शैव धर्म को मानता था। मतलब पहले शैव धर्म को मानता था, बाद में वो बौद्ध धर्म अपनाया, वही ना। दिव्या दान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। पूछेगा बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक किससे लिए थे? तो ये उपगुप्त से लिए थे, उपगुप्त से। अशोक के शासनकाल का महत्वपूर्ण वर्ष, वो 9वें वर्ष में क्या किए थे? तो 9वें वर्ष में वो कलिंग युद्ध लड़े थे। 10वें वर्ष में क्या किए थे? तो 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किए थे। और 12वां वर्ष में क्या हो गया था? तो निगाली सागर की यात्रा किए थे। और 13वें वर्ष में क्या किया था? तो धम्म का शिलालेखों में आकलन किया था। और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था, ये भी 20वें वर्ष में। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, उसका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमिता, उसको कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरे बौद्ध संहिता का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था, पता ही होगा। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया और उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गया। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी में कौन कौन था? तो पहला था कुणाल, फिर था बंधुपालित, फिर था इंद्रपालित और दसोन, दशरथ, संप्रति और सालिसूल, देवधर्मन और शतधनुष और बृहदत्त था लास्ट वाला, बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? बृहदत्त हुए। मौर्य वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला था? 137 वर्षों तक चला था। अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य काल के में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना किया गया और इस व्यवस्था में राजा जो सम्राट होते थे संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होते थे। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति निहित होती थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन, देश जिसको केंद्र बोलते थे, पहले सबसे ऊपर देश होता था, उसके बाद प्रांत होता था, उसके बाद विषय होता था और सबसे लास्ट में ग्राम होता था। सबसे बड़ा देश केंद्र होता था और सबसे छोटा ग्राम होता था। ठीक है, साम्राज्य के विभाजन के अकॉर्डिंग। अब देखिए, केंद्रीय प्रशासन में राजाओं के सहयोग के लिए अमात्य जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, अमात्य तथा तीर्थ जो उच्च अधिकारी होता था। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी थी? जो तीर्थ अधिकारी था, जो मतलब उच्च अधिकारी होता था, वो कितने थे? तो 18 थे कौटिल्य के अनुसार। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे। तो समाहर्ता किसको बोला जाता था? ये राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था उसको समाहर्ता बोला जाता था। सन्निधाता किसको बोला जाता था? राजकीय कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। सीताध्यक्ष किसको बोला जाता था? तो राजकीय कृषि विभाग का जो प्रधान होता था उसको सीताध्यक्ष बोला जाता था। पान्याध्यक्ष किसको बोला जाता है? पान्याध्यक्ष। तो वाणिज्य विभाग का जो प्रधान होता था उसको पान्याध्यक्ष बोला जाता था। और अक्ष पटलाध्यक्ष किसको बोला जाता था? महालेखाकार को बोला जाता था। और सैन्य विभाग के जो प्रधान होते थे उसको क्या बोला जाता था? तो सेनापति। सैन्य विभाग जो था उसका। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना का मतलब 4 प्रकार का सेना था। एक था पैदल सेना, एक था हाथी सेना, एक था घुड़सवारी सेना और एक था रथ सेना। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी और लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था किसके हाथों में रहता था? न्यायाधीशों द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित था। किसमें? एक था धर्म स्थलीय और एक था कंटक शोधन। धर्म स्थलीय जो था दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन जो था फौजदारी न्यायालय था। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा जाता था। जो प्रमुख गुप्तचर होते थे उसको क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष कहा जाता था।
अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार की होती थी, एक थी संस्था और एक थी संचार। तो संस्था कौन होता था? एक स्थान पर रहकर जो गुप्तचर कार्य मतलब कार्य करता था उसको संस्था बोलते थे। जो घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करता था उसको संचार बोला जाता था। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। और उसी उसी प्रकार मतलब उत्तरापथ के क्या बोलते हैं? उत्तरापथ में क्या था? तो तक्षशिला था। और दक्षिणापथ में कौन था? तो सुवर्णगिरी था। और प्राच्य जो पूर्वी भाग होता था उसमें कौन था? तो पाटलिपुत्र था। और अवंती में कौन था? तो उज्जैनी था। कलिंग का कौन था? तो तोसली था। अच्छा, ये 5 प्रांत विभाजित था उसी का पूछ रहा है। मतलब ये उत्तरापथ में कौन था? तो तक्षशिला था प्रांत। दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी था। और मतलब पूर्वी में पाटलिपुत्र। और अवंती में उज्जैनी और कलिंग में तोसली। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान कौन होता था? तो विषपति या प्रादेशिक बोला जाता था उसको। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया और ग्राम के प्रधान कौन होते थे? तो ग्रामिक कहलाता था। जो ग्राम का प्रधान होता था तो ग्रामिक कहते थे। 10 गांव के समूह के प्रमुख को क्या बोला जाता था? तो 10 गांव के समूहों का जो प्रमुख होता था उसको गोप बोला जाता था। और नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। और मेगास्थनीज के अनुसार सभी समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, 6 समिति होते थे और 5 सदस्य होते थे, मतलब 6 पंचे टोटल 30 सदस्य होते थे। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत जो था कृषि था, उद्योग था और व्यापार था। सर्वाधिक आय जो था कृषि से प्राप्त होता था मौर्य काल में। और कृषि का 1/6 जो भाग होता था वो कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था मौर्य काल में। उद्योग और व्यापार से 1/10 कर लिया जाता था। कृषि पर 1/6, उद्योग और क्या बोलते हैं व्यापार पर 1/10 कर लिया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो ये भरूच था, या जिसको भरूच बोल देते हैं। वो कहाँ था? गुजरात में था। करों की चोरी के संदर्भ में क्या प्रावधान था? तो करों की जो चोरी करता था उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड दिया जाता था। सामाजिक व्यवस्था में क्या था? तो कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। जिसमें कौन कौन आ जाता है? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था। जबकि मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब कौटिल्य बोल रहा था जो मौर्य काल में दास प्रथा चल रहा था, लेकिन मेगास्थनीज बोल रहा था यहाँ पे दास प्रथा नहीं था। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। इस काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता था? तो रूपा जीवा कहा जाता था। रूपा जीवा। मौर्य कला पढ़ेंगे। मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ताओं के अधीन विभिन्न कला रूपी स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ था। उस टाइम स्थापत्य कला और मूर्ति कला दोनों का विकास हुआ था। और यह कला 2 रूपों में विकसित हुआ था। इसमें राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला कहा जाता था, और जो स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला होता था उसको लोक कला के रूप में जाना जाता था। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्फूत और गुहा विहार प्रमुख था। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति और स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिला है और जैन तीर्थंकरों की मूर्ति भी मिला है। और इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। और इसका प्रमुख उदाहरण कौन था? तो दीदारगंज पटना था, क्योंकि हम लोग बिहार पढ़ रहे तो ओनली बिहार का दिया है इसमें। यक्षिणी की मूर्ति इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से क्या मिला है? तो जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिला है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ था, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, और इसके आध्यात्मिक और दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एलियड ने एशिया का ज्योतिपुंज कहा था।
नेक्स्ट है, बौद्ध ने 4 दृश्य देखा था। क्या क्या? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक शव और एक सन्यासी देखा था। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया, और सन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगीर में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा लिया था। फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिला था, फिर भी वो जाके खुद से लिए वहां पे, मतलब अति किए, साधना किए, उसके बाद उसको संतुष्टि मिला। ऐसे समझिए। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्षों की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद उन्हें तथागत या बुद्ध कहा गया। ठीक है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाली मतलब वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे, जो रिजुपालका, जिसको हम लोग फल्गु नदी बोलते हैं, उसके तट पर बोध गया में हुआ था। सबको पता है? ठीक है। अब देख लिए, एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को बोला जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563, मतलब 63 ना, हाँ, ईसा पूर्व हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा। उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनका दो नाम और है, बताइए कोई। इनके पिता का नाम क्या था? तो मतलब सुधोधन था। उनकी माता का नाम कौन था? तो महामाया देवी था। और उनकी सौतोली माता जो उनका पालन पोषण किया था, उनका नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी था। चलिए, उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनकी मतलब सौतेले भाई जो था, उसका नाम क्या था? तो देवदत्त था। उनके कुल का नाम क्या था? तो शाक्य कुल के क्षत्रिय था वो। और उनके प्रिय घोड़ा का नाम कंठक था। और उनके सारथी का नाम चन्ना था। उनके अन्य नाम में कौन आ जाता है? हाँ, शाक्य मुनि दिया है, और एक नाम और का मुनि दिया। चलिए ठीक है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। कौन कौन है? एक है दुख। अगर दुख है तो दुख का समुदाय है। फिर दुख निरोध है, और दुख निरोध मार्ग भी है। ठीक है। अगर दुख, दुख के मतलब क्या होता है? संसार दुखमय है। और दुख समुदाय का मतलब क्या होता है? दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा। ठीक है। और दुख निरोध का मतलब क्या होता है? दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। और दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिकी मार्ग आवश्यक है। अष्टांगिकी मार्ग में आ जाता है बहुत कुछ। कौन कौन आ जाता है? तो सम्यक दृष्टि, मतलब अच्छा दृष्टि रखना चाहिए। सम्यक संकल्प, संकल्प करना चाहिए। सम्यक वाक, अच्छा बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, कर्म अच्छा करना चाहिए। सम्यक आजीव का मतलब क्या होता है पता नहीं। सम्यक व्यायाम, से अब मैं व्यायाम अच्छे से करना चाहिए। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ है। ये तीनों है बौद्ध रत्न के त्रिरत्न, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो ये मध्यम मार्ग को मानते। तो मध्यम मार्ग से के साथ रहिए, आपको सब कुछ अच्छा होगा। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे? वल्लभी में। कहाँ दिया था? ये श्रावस्ती में दिया था ना। हाँ, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया था श्रावस्ती में दिया था। अगला है, बुद्ध के मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, मल्ल में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? तो ये जातक कथा, मतलब बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा कहाँ मिलता है हम लोग को? तो ये जातक कथा मिलता है। बौद्ध धर्म के 10 मतलब शील आचरण था। क्या क्या था? तो बुद्ध के निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया गया। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार, नित्य ज्ञान का त्याग, असमय भोजन का त्याग, जो कि हम लोग करते ही करते हैं, कोमल शाक का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और मद मद सेवन का त्याग। इसमें सब कुछ तो हम लोग करते ही करते हैं। चलिए ठीक है। बुद्ध के जीवन की घटनाक्रम और उसके प्रतीक चिन्ह। जन्म को हम जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जब बुद्ध का जन्म हुआ था, उसको क्या बोलते? तो कमल से उसका निरूपित किया जाता है। और जब बुद्ध बड़ा हुआ तो उसका क्या है प्रतीक चिन्ह? तो सांड है। और महाभिनिष्क्रमण, जो गृह त्याग किए थे, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, उसका मतलब प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। और जो संबोधित होता है, जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था, उसका मतलब चिन्ह क्या है? तो ये पीपल या बोधि वृक्ष है। अब महापरिनिर्वाण, जब मृत्यु उनका हो गया था, तो उसको क्या बोलते हैं? तो पद चिन्ह या अस्पुत है उनका, मतलब
प्रतीक थी। और जो प्रथम उपदेश दिए थे जिसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, उसका क्या था, तो चक्र था, चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संहिता के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया। किस किस में, एक हीनयान हो गया और एक महायान। हीनयान को परिवर्तन विरोधी बोला जाता है और महायान को परिवर्तन समर्थक बोला जाता है। मतलब महायान बोला था तो परिवर्तन होना चाहिए धर्म में, लेकिन हीनयान बोला था नहीं होना चाहिए। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म को आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास हुआ था। मतलब तीसरा भी हुआ था। 8वीं सदी के बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा को ब्रजयान के विकास हुआ था। अब देखते हैं प्रथम बौद्ध संहिता, द्वितीय बौद्ध संहिता, तृतीय बौद्ध संहिता, चतुर्थ बौद्ध संहिता। प्रथम बौद्ध संहिता का डेट कब है, तो 483 ईसा पूर्व है और ये किस स्थान पे हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जी थे। प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। और इसमें क्या विशेष क्या हुआ था, तो सूत पिटक जो है, विनय पिटक की रचना हुआ था। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था प्रथम बौद्ध संहिता में। फिर आज द्वितीय बौद्ध संहिता। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। सबको पता होगा किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक, ये भी सबको पता होगा। अध्यक्ष कौन था, तो सभा कामी था, ये भी सबको पता होगा। और ये इसमें क्या हुआ था विशेष, तो महासंघिका और अष्टावीर के रूप में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संहिता। तृतीय बौद्ध संहिता 200 मतलब 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, 251 भी देता है शायद, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये कौन थे इसके शासक, अशोक जी थे। और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीस्थ थे। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें तृतीय में अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। फिर आ जाए चतुर्थ बौद्ध संहिता। चतुर्थ बौद्ध संहिता ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष जी थे। और इसमें क्या हुआ था, तो महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में क्या क्या आ जाता है, तो सूत पिटक आ जाता है, विनय पिटक आ जाता है, अभिधम पिटक। तो देखते हैं एक एक पिटक को। सूत पिटक जो जिसमें क्या है, तो बुद्धों के उपदेशों का संकलन है। सूत पिटक में क्या है, बुद्धों के उपदेशों का संकलन है। और क्या है, सबसे बृहद पिटक जिनका संकलन आनंद ने किया था। मतलब सूत पिटक का संकलन कौन किया था, तो आनंद किया था। और इसमें क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। फिर आ जाता है विनय पिटक। विनय पिटक में है संघ के नियम और संकलन, मतलब जो संघ बनता है उसका रूल रेगुलेशन है। इसमें क्या है, तो सबसे लघुत्तम पिटक है ये, ठीक है। लघुत्तम पिटक है जिसका संकलन कौन किया था, तो उपाली किया था। फिर आ जाता है अभिधम पिटक। ये क्या है, तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। और इसमें क्या हुआ था, तो इस पिटक का संकलन कौन किया था, तो मोगलीपुत्र तीस्थ किया था अभिधम पिटक का। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल में कौन कौन आ जाते हैं। एक चैत्य आ जाता है, एक स्पूत आ जाता है, एक विहार होता था। चैत्य में क्या होता था, चैत्य तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, पूजा घर जो होता था उसको चैत्य कहते थे। फिर स्पूत आ जाता है, स्तूप, उसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल था। फिर आ जाता है विहार। विहार क्या था, तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म। चलिए अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये ऋषभ देव होते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव होता है। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी होता है, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। मतलब उपनाम क्या है इनका, आदिनाथ और वृषभनाथ भी है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। तो पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था, बताइए, सर्प था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था। और इनके पिता कौन थे, तो अश्वसेन काशी के राजा थे। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो सोमेश्वर पहाड़ी पर हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। तो ये जो मतलब 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, यही 4 महाव्रत दिए थे। महाव्रत क्या, कौन कौन, तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। 5वां कौन दिए थे, तो महावीर स्वामी दिए थे। क्या आगे आएगा, ब्रह्मचार, हाँ ब्रह्मचार। महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ, मतलब महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो उसके पापा मत समझ लीजिएगा। ज्ञातिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता कौन थी, तो त्रिशला थी, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। और है उन्होंने 30 वर्ष के आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्षों के आयु में उन्हें
कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जिम्बिका ग्राम में ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो जिम्बिका ग्राम में ऋजुपालका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुआ था, और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला है जैन धर्म में त्रिरत्न क्या क्या आ जाता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आ जाता है। इससे पहले एक नजर इसमें देख लेते। जैन धर्म के संस्थापक किसको बोला जाता है? ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं? तो 24 है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। उनके बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? तो वर्धमान था। और उनके जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। और उनकी मृत्यु 599 देता है ना जी एनसीईआरटी में शायद। हाँ 599 देता है, 599 ही बोलिएगा। उनके मृत्यु का वर्ष कौन था? तो 468 ईसा पूर्व। उनके जन्म का स्थल कौन था? तो कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहाँ है? तो वैशाली जिला में, बिहार के। और उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम त्रिशला थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा थी। और उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, जिसको अनुजा भी बोला जाता है। और उनके पुत्री का विवाह जिससे हुआ था, मतलब दामाद का नाम क्या था? तो जमाली था। ठीक है। उनके कुल का नाम क्या था? तो यात्रिक कुल के थे। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 570 ईसा पूर्व दिया गया, जो कि सही है। ठीक है, यही मानिएगा। अगला है जैन धर्म के 5 महावत में, इसमें देखिए सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचार्य है। तो सत्य का मतलब क्या होता है? झूठ नहीं बोलना। ठीक है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा नहीं करना। अस्त्य का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन का संग्रह नहीं करना। ठीक है। अब ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को वश में करना। अब देखिए 5 महाव्रत जो है ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा प्रति, जो 5वां महाव्रत था ब्रह्मचार्य, जो किसके द्वारा दिया गया? तो महावीर स्वामी। बाकी चारों इसके द्वारा दिया गया था। तो जो 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ, उसके द्वारा दिया गया था। आगे देखिए आप क्या करें। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उसके चिन्ह। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव का चिन्ह क्या था? तो बैल या विषभ था। फिर है द्वितीय तीर्थंकर। द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। अजीतनाथ थे, जिसका क्या था? तो हाथी था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का क्या था? तो सांप था। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी था, उनका क्या था चिन्ह? तो सिंह था, सिंह। अब देखिए 2 जैन संहिता हुआ था, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में, और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। तो प्रथम को देख लेते हैं। प्रथम जैन संहिता 310 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुलभद्र थे। और इसमें क्या हुआ था? तो दिगंबर और श्वेतांबर ने जैन धर्म का विभाजन हुआ था। तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर में। ठीक है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन भी इसी में हुआ था, प्रथम जैन संहिता में। द्वितीय बौद्ध संहिता जो है 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? वल्लभी गुजरात में। उसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि थे और क्षमा शर्मन थे। और इसमें क्या हुआ था? तो जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था इसमें। तो ये को हुआ था। चलिए ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? तो 32 ने 72 वर्षों के आयु में कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। अन्य अनेक मतलब क्या बोलते? अनेकांतवाद, यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये सब जैन धर्मों से है। महावीर स्वामी का अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संहिता में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में जान लेते। दिगंबर जो था उसका नेतृत्व कौन करता था? तो भद्रबाहु। और श्वेतांबर का कौन करता था? तो अस्तुलभद्र। दिगंबर जो भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किए, इनमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं था। मतलब दिगंबर ये बोलता था कोई परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता और कठोरता को अपनाया गया था। नंगा रहता था दिगंबर। श्वेतांबर क्या करता था? तो इसके मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे? अस्तुलभद्र थे। और इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी, और यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। अब हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्मित शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किए। और पुष्मित शुंग पुष्मित शुंग क्या था? तो ब्राह्मण था। और यह प्रथम शायद शुंग वंश जो था प्रथम ब्राह्मण वंश था शायद। यह बृहदत्त के सेनापति थे। पुष्मित शुंग क्या थे? ब्राह्मण थे। और ये कौन थे? तो बृहदत्त के सेनापति थे, जो बाद में इसी की हत्या कर दिया था बृहदत्त के, और अपना वंश बना लिया शुंग वंश। पुष्यमित्र ने सेनानियों की उपाधि धारण किया था। और
उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। यवनों का आक्रमण हुआ था, उसको विफल किया था कौन? पुष्यमित्र शुंग। अगला है, पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इनमें पुरोहित, इसके पुरोहित कौन थे? जो पुष्यमित्र जो थे वो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और उसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु है, मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र जो 148 ईसा पूर्व में राजा बना, कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन है। यही जो कालिदास के मतलब नाटक है मालविका अग्निमित्र, उसमें अग्निमित्र यही थे जो पुष्यमित्र के बेटा थे, पुत्र थे। और मालविका के वर्णन मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? पुष्यमित्र का अंतिम शासक कौन था? क्या बोलते हैं, ये शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। अब पढ़ेंगे हम लोग कर्ण वंश। कर्ण वंश में, कर्ण वंश की स्थापना वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर, जो देवभूति अंतिम शासक थे कर्ण, मतलब इसके कर्ण क्या बोलते हैं, शुंग वंश के, उसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना वसुमित्र ने किया था। तो वसुमित्र शुंगों के अमात्य जो मंत्री थे वो थे। वासुमित्र क्या थे? वो भी उसी के मंत्री थे, फिर बाद में उसको मार काट के अपना हथिया लिया। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश था, ये भी ब्राह्मण वंशी था। शुंग वंश भी ब्राह्मण था और कर्ण वंश भी ब्राह्मण था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? सुशर्मा हुआ। कौन हुआ? सुशर्मा हुआ। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत किया था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुक। और सिमुक जो ये कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा। तो उस जाहिर सी बात है उसकी हत्या करके फिर से अपना वंश बनाएगा। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे सिमुक, वो सुशर्मा की हत्या करके अपना वंश बनाया, जिसको सातवाहन वंश कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश। मरणोत्तर काल में कमजोर होते राजनीतिक स्थिति में कोई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें से सबसे पहले हिंद यूनानी और उसके बाद शक और फिर पहलव आए थे। भारत में आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। ये कुषाण जो थे यहाँ का वंश नहीं था, ये बाहर से आए थे। कुषाण चीन के मतलब यूची, जिसको तोखड़ी बोलते, उस जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कंडफिसस थे। और इस वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। कनिष्क किस वंश के थे? तो कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, जिसको पेशावर बोलते, वो थी, या एवं मथुरा, दो गो राजधानी थी। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थे। अश्व घोष, जिन्होंने बुद्ध चलित की रचना किया, उसको कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। ठीक है। अगला, कनिष्क के समय में गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ था। पूछेगा गांधार और मथुरा कला का विकास किसके काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन करवाया था कुंडलवन कश्मीर में, जहाँ पे मतलब 2 भागों में बट गया था बौद्ध संहिता। आगे, कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। तो शक संवत कौन चलाया था? ये कनिष्क चलवाया था। कब चलाया था? कब? 78 ईस्वी में। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अध्यापत्य था। कनिष्क जिस टाइम राजा था, तो जो सिल्क मार्ग था चीन से होते हुए जाता था, मतलब इधर वाला, तो उस पर कुषाणों का अध्यापत्य था। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, जो 240 से 280 ईसा पूर्व में ईस्वी ने किया था। चलिए, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त के बाद कौन हुआ? तो घटोत्कच गुप्त हुआ। ठीक है। वह प्रथम गुप्त शासक थे जिन्हें महाराज मतलब महाराजा की उपाधि धारण किया था, ये घटोत्कच। अगला, अब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, 320 से 335। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। शक संवत कौन चलाया था? कनिष्क। और गुप्त संवत कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। अब हम पढ़ेंगे, ये चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। अब समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त इंपोर्टेंट है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक और अप्रतिरथ आदि की उपाधि भी धारण किया था। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित है। कौन? प्रयाग प्रशस्ति, उसमें मिलता है।
प्रयाग प्रशस्ति में किसकी मतलब चर्चा मिलता है? समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा। और प्रयाग प्रशस्ति कौन के रचयिता कौन थे? तो हरिसेन थे। उसने उत्तरापथ के 9 राजा और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाए गए हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो यही हरिसेन था, जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। अगला, समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का भी प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं राजा घोषित कर लिया और उसकी मतलब बीवी से भी विवाह कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। जब वो शकों को पराजित किया था, ये भी पूछा शकों को पराजित कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि की भी उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह किया था। नेक्स्ट है आपका, कुबेर नाग की उत्पत्ति पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक नरेश रुद्रदामन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षण के रूप में शासन किया था। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय भी प्राप्त किए थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आया था और फाहियान भारत में 14 वर्ष तक रहा था। कब से कब तक? तो 399 से 414 तक। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरैली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया। तो पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्र नाम से संबोधित किस स्तंभ लेख में किया गया है? तो महरैली के लौह स्तंभ लेख में। महरैली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे कौन कौन? कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वरामिहिर, शंकु, बेताल, भट्टा, मतलब क्या लिखा है? घटकापर, छपनक और भरूची, ये सब था। मतलब 9 रत्न था चंद्रगुप्त द्वितीय का। और पढ़ेंगे कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, जो 451 में शासक बना, न 415 में शासक बना था। और यही कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है। और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म में शिक्षा के लिए सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। फिर पढ़ेंगे स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुर्नों के आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। पूछता है एक क्वेश्चन, जो हुर्नों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के कारण में। स्कंदगुप्त ने हुर्नों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में हुर्नों के मतलब क्या बोला जाता था? मल्लेच्छ बोला जाता था। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक था, जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने मतलब सक्रियादित्य की उपाधि भी धारण किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। गुप्त वंश लास्ट वंश था। अब हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। अब हम लोग देखते हैं मतलब क्या बोल रहा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्या करें? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा और बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। बताइए, इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने किया था। बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसे संरक्षण और संवर्धन प्रदान किया था। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। हेनसोंग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो शीलवत। और उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, आंतरिक विज्ञान, चिकित्सक शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र और व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होता था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, एंट्रेंस टेस्ट की तरफ। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पे होते थे। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त
चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। और यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। आवासीय विद्यालय, इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था, जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। और इन 3 भवनों में कुल 90 लाख किताब संधारित था। और इस पुस्तकालय के नाम रतन रंजक, रत्नोद्धति और रत्नासागर था, तीनों का नाम। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दिया जाता है। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया था। और 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। और नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त प्रशासन। गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। और इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विश्व और ग्राम के रूप में किया जाता था। देश का प्रधान गुप्ता होता था, भुक्ति का प्रधान उपरिका होता था, विषय का प्रधान विश्वपति होता था, ग्राम का प्रधान ग्राम होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत था। कृषि का 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार और उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जो सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। ठीक है, अगला है सामाजिक व्यवस्था। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी, और इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ था। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। अब पढ़ेंगे इस काल में छुआछूत का भी प्रमाण मिला है। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। और इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिला है। अगला है गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। इस काल में 510 ईस्वी से भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। गुप्त काल, जो गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण, नागर शैली से गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। अब पढ़ते हैं गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बाघ गुफा जो मध्य प्रदेश में है, उसका निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ है। और इस काल के प्रमुख रचना में कौन कौन हो जाता है? कालिदास के का देख लीजिए पुस्तक कौन कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रमो वर्षियम, ये सब हो जाता है कालिदास का। विष्णु शर्मा कौन है? पंचतंत्र। अमर सिंह का कौन है? अमरकोश। शूद्रक का कौन है? मृच्छकटिकम। अब ब्रह्मगुप्त का कौन है? ब्रह्म सिद्धांत जो भारत का न्यूटन है। वात्सायन का कौन है? कामसूत्र। कामानंद का कौन है? नीतिसार। आर्यभट्ट का कौन है? आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका। ठीक है, अगला है इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा था। किसके कारण? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कौन कहा था गुप्त काल को स्वर्ण युग? तो B.A. स्मिथ ने। अब हम पढ़ेंगे पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 1750 ईस्वी में किया था। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? गोपाल किया था। कहाँ करवाया था? तो बिहार शरीफ। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उसकी स्थापना किया। अब हम लोग पढ़ेंगे सोनपुर महाविहार। सोनपुर महाविहार जो वर्तमान में बांग्लादेश में है अभी।
इसका निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। ठीक है, उदनपुरी का गोपाल और सोनपुर महाविहार का धर्मपाल करवाया था। धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रतिहारों और राजपूतों के संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित भी हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राजपूत शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और उसके कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि भी धारण किया था। धर्मपाल किसकी उपाधि धारण किया था? उत्तरापद स्वामी का। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। मुंगेर को अपना राजधानी कौन बनाया था? देवपाल। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक पालपुत्र देव को नालंदा में महाविहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। अगला है देवपाल के बाद बिरगापाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्ति अपने कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। धीमन और बिटपाल इस कला के प्रवर्तक थे। किसके? कांसे की मृत्यु का बनाने का। अब प्राचीन बिहार के इतिहास में विभिन्न वंश और उसके शासक और उसकी राजधानी, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। इतना ही है, इसको पढ़ लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास में वंश और शासक देखिए, बृहदत्त वंश की राजधानी कहाँ थी? इसकी गिरिब्रिज थी या राजगिरा, ये मगध का प्रथम राजधानी था। बिंबिसार की राजधानी कहाँ था? ये भी गिरिब्रिज और राजगिरी भी थे। उदयन कहाँ बना दिया था? फिर पाटलिपुत्र। और फिर शिशुनाग आया तो कहाँ बना दिया? वैशाली। फिर से कालाशोक आया तो वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र बना, तब से ये पाटलिपुत्र ही रहा था। देखिए, नंद वंश में भी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश में पाटलिपुत्र, कुषाण में पुरुषपुर या मथुरा, फिर गुप्त वंश में पाटलिपुत्र, फिर पाल वंश में मुंगेर। ठीक है, अब देखिए प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। इसमें किसका विवरण मिलता है? राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध चलित कौन लिखा है? अश्वघोष। और इसमें क्या है? बौद्ध धर्म का महाकाव्य होता है। ज्ञान मतलब प्रज्ञा पारमिता, ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है? शून्यवाद का सिद्धांत किया गया है। और है सीयू की कौन लिखा है? हेनसोंग, जो भारत का यात्रा विवरण इसमें है। भारत आया था तो क्या क्या देखा था। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनी। ये क्या है? मौर्य समाज का इसमें विवरण है इंडिका में। मिलिंद पन्नु कौन लिखा है? नागसेन लिखा है। इसमें किस चीज का विवरण है? बैक्टेरियन शासक मिनांडर और नागसेन के वार्ताकलाप का संग्रह है। ठीक है, फिर है ललित विस्तार में क्या है? बुद्ध के लीलाओं का वर्णन है। महावंश में क्या है? तो श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। और जातक कथा में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। इसी के साथ हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो ये दूसरे वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटा पूरा एंशिएंट बिहार का खत्म है। थैंक यू।